हेलो फ्रेंड्स, लेकर के आए हैं आपके लिए कुचामन डिफेंस एकेडमी की तरफ से एनडीए का 3 सितंबर कल संडे को यानी कि 3 सितंबर 2023 को जो पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी आपको डिटेल्ड मीनिंग के साथ में, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बारे में मैं एक चीज आपसे पहले कहना चाहूंगा इंट्रोडक्शन में। इस बार एनडीए का पैटर्न चेंज हुआ है। होमोफोन्स होमोनिम्स बहुत दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आए हैं, एरर फाइंडिंग भी 10 आ गई है, एंटोनिम सिनोनिम भी 10-10 आए हैं। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये कि बाकी जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स थे उनके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची। इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल नट एंड शेल में, जिसको कहते हैं, बिल्कुल ओपन में, शॉर्ट में बतलाता हूं। जिसकी वोकेबलरी सेगमेंट बहुत अच्छी थी या जिसका लेक्सिकल पार्ट अच्छा था, जिसको एप्लीकेशन का पता था, वर्ड का एप्लीकेशन किसके साथ में होगा, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बाकी इस पेपर के लिए मैं आपको बता सकता हूं, ये जो पेपर, इसमें 50 क्वेश्चन है, एवरेज 22 से 24 क्वेश्चन। अगर आपके 25 क्वेश्चन राइट होते हैं, यानी कि 50% का ग्राफ अगर आपका होता है इंग्लिश में, तो यू हैव डन द बेस्ट ऑफ योर बिजनेस दैट यू कुड एवर ड्रीम ऑफ द नो। तो ये जो होमोफोन्स में, होमोनिम्स में जो साउंड एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है कि आंसर कुछ अलग आ रहा है, एप्लीकेशन कुछ अलग आ रहा है। उस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मैं आपको बताऊं, 10 क्वेश्चन तो इस टाइप के थे, उसके बाद में 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद में आपके पैसेज के 5 क्वेश्चन है, फिर एंटोनिम है, फिर सिनोनिम और फिर एरर फाइंडिंग है। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस का मतलब हम किस तरीके से इनको एग्जिबिट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें लेके चलता हूं और आपको बताऊंगा कि आप उसको इसमें करना क्या है। ठीक है, तो कोशिश करें हम आपको ये दिखाने की। प्रिंसिपल, एक तो वर्ड ये आया था आपका प्रिंसिपल, और एक वर्ड आया था आपका ये प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है ओपन और शॉर्ट में अगर आपको बताएं हम, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं लॉजिकली कि जहां पर ये प्रिंसिपल दिया हुआ है PRNCPAL, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है मूलधन, और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रमुख। अब ये प्रमुख किसी स्कूल का भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है, किसी संस्थान का भी हो सकता है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल जो है इसका अर्थ होता है सिद्धांत। अब अगर ये हमारा जो मकसद है कि मूलधन या प्रमुख, प्रमुख का मतलब जिसको प्रधानाचार्य भी आप कह सकते हैं, प्रधानाचार्य। तो अब अगर इसको हम मिटा करके देखें जो मैंने आपसे लिखा है, तो मिटाने के बाद में क्या होता है? प्रिंसिपल मींस बिलीफ सिस्टम, विश्वास, किसी चीज के प्रति, सिद्धांतों के प्रति आपका सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का तो मतलब नहीं होता है, ये तो इसका होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ओके है। एंड प्रिंसिपल मींस ओरिजिनल सम ऑन विच इंटरेस्ट, इसका मतलब है मूलधन। दूसरे का इस प्रिंसिपल मतलब ये क्या बता रहा है? मूलधन, जबकि मूलधन की इंग्लिश क्या होती है? वो भी यही होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है ये भी नहीं होता, तो इसका मतलब है इसका सेकंड पार्ट गलत है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट गलत है। और बचा क्या? आप इसमें से देखेंगे तो थर्ड पार्ट में प्रिंसिपल मींस मॉरल रूल एंड प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ये सही है, ये सही है। एंड प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये वाला पार्ट गलत है। इसका मतलब ए, बी और डी, ये तीन तो आपके गलत हो गए। मॉरल रूल, नैतिक सिद्धांत, आपके नियम जो होते हैं वो आपके प्रिंसिपल होते हैं, वो पीएलई वाले ये वाला, और एक पीएल ये वाला मतलब किसी भी संस्था का संस्था प्रधान। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया आपका सी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। आपकी कोई भी दिक्कत है, आपको इसमें कुछ और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में हम आपको जवाब दे देंगे। आप उसको उस हिसाब से देख करके हमसे, और हम आपको इसकी फीडबैक वापस दे सकते हैं। थैंक यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्लेन एंड प्लेन, प्लेन मींस अ फ्लैट सरफेस एंड प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज। ये वाला प्लेन उड़ाई से, उड़ने से रिलेटेड है, ये नहीं हुआ आपका ऑप्शन बी। प्लेन मींस द फ्लैट सरफेस एंड प्लेन मींस नॉट एलिबरेट। बन गया प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज एंड प्लेन मींस फ्लैट सरफेस। प्लेन मींस नॉट एलिबरेट एंड प्लेन मींस फ्लैट सरफेस। ये नॉट एलिबरेट
प्लेन का मतलब ये तो नहीं होता, इसका मतलब तो ये होता, तो इसका मतलब है ए और डी आपके कैंसिल हो गए। इसमें कंफ्यूजन है, देखिए प्लेन मींस द फ्लैट सरफेस और प्लेन मींस समथिंग दैट फ्लाइज, ठीक है, समथिंग दैट फ्लाइज। एरोप्लेन में यही वर्ड आता है, एरो प्लेन हो चाहे एयर प्लेन हो, उसमें ये उड़ने का सरफेस आता है, लेकिन यहां पर प्लेन का मींस फ्लैट सरफेस और प्लेन का मतलब नॉट एलेबरेट। नॉट एलेबरेट का मतलब है ज्यादा विस्तृत नहीं। इसका मतलब यह है कि इस ऑप्शन को हम यहां से, ये वाला ऑप्शन जो है और ये वाला जो ऑप्शन है, इन दोनों का अर्थ सेम हो रहा है। प्लेन मींस द फ्लैट सरफेस एंड प्लेन मींस नॉट एलेबरेटेड, विस्तृत नहीं। और इसका मतलब है प्लेन मींस फ्लैट सरफेस, ये वाला फ्लैट सरफेस के लिए नहीं यूज होता है, ये फ्लैट के लिए, सरफेस के लिए ये वाला यूज नहीं होगा। इसका मतलब है सही जवाब आपका बी। यहां आपको थोड़ा सा एक चीज देखना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी आपको, वो ये है कि अब आप जब सरफेस की बात करते हैं तो प्लेन और प्लेन में ये एडमिसेबल किसके लिए, ये वाला प्लेन ये एडमिसेबल है, कोई चीज बिल्कुल सिंपल होती है, कोई चीज बिल्कुल सिंपल होती है, कोरी, कोरी या अकेली या खाली, कोरी अकेली या खाली, उस वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या लोगे, स्टफ्ड पराठा यानी कि भरा हुआ पराठा, स्टफ्ड नहीं, मैं तो प्लेन पराठा लूंगा। तो ये प्लेन उस संदर्भ में यूज होता है जहां हम कहते हैं प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेल एंड पेल, पेल एंड पेल, आपने सुना होगा बचपन में एक पॉइंट थी आपके, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, एक पानी की बाल्टी लाने के लिए पहाड़ी पर चढ़े जैक एंड जिल, है ना, पानी की बाल्टी, बाल्टी। तो यहां पेल 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 और पेल, इनमें से ये वाला पेल जो है इसका मतलब होता है बाल्टी, और इस पेल का मतलब होता है मुरझाया हुआ, पीला पड़ा हुआ, रंगहीन, जिसके चेहरे पर कोई कांति नहीं या जिसके चेहरे पर कोई रंग नहीं होता, वो ये वाला पेल है। इसका मतलब है पेल मीन्स इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव बन गया, और पेल मीन्स फेडेड, फेडेड, ये इस पेल का मतलब फेडेड नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हमारा ऑप्शन ए गलत है। पेल मीन्स फेडेड, ओके सही है, मुरझाया हुआ, एंड पेल मीन्स इंफीरियर, मीन्स इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव, इस पेल का मतलब अनइम्प्रेसिव नहीं होता है। पेल मीन्स फेडेड और लाइट, पेल मीन्स बकेट, अ बकेट एक बाल्टी, ओके हो गया, ओके हो गया हमारा सी ऑप्शन। और यहां पर पेल मीन्स इंफीरियर नहीं हुआ, इसका मतलब वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें यह मिला कि पेल माने मंद, बुझा हुआ, फीका फीका सा, रंगहीन, धुंधला सा, सुस्त, और पेल माने बाल्टी, तो इस पेल का मतलब हो गया बाल्टी। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन के हिसाब से देखिए पेल मतलब बकेट यानी कि बाल्टी, और पेल मींस फेडेड, धुंधला या किसी रंग में हल्का, यानी कि सही जवाब हो गया आपका सी। नेक्स्ट फोर्थ, मेटल एंड मेटल, मेटल एंड मेटल, धातु कोई भी ऐसी चमकदार, लस्ट्रस कोई भी जो ग्लॉसी होती है और जिसमें मेटल होता है, राइट, वो धातु नुमा जो चीजें होती है। तो हार्ड शाइनी मटेरियल ओके हो गया, हार्ड शाइनी मटेरियल ओके हो गया। मेटल मींस मेंटल रेजिलियंस नहीं हुआ, मेटल इज अ हार्ड शाइनी हो गया। तो आपका ऑप्शन ए, बी और डी में से है। अब इस वाले पार्ट में चलेंगे, आदमी की छुपी हुई आंतरिक जो बौद्धिक क्षमता होती है, कहते गजब की उसमें यार बुद्धि है, गजब का कौशल है, गजब का चातुर्य है, हुनरमंद अकलमंद बंदा होता है। गुड कंडक्टर, ये हो गया आपका। मेटल मींस मेटालिक सब्सटेंस, नहीं, मेटालिक सब्सटेंस नहीं होता है। मेटल मींस मेलिएबल मेटल, ना मेलिएबल में नहीं होता है। अगेन ये दो कट गए, तो इसका मतलब बचा क्या, मेंटल रेजिलियंस, ये हो गया आपका। मानसिक ताकत और प्रबुद्ध आपकी जो क्षमता होती है, वो आपका दिमाग का मेटल कहलाता है, अंदर का, यू नो। तो सही जवाब हो गया इसका डी फॉर देहरादून। नेक्स्ट चलेंगे अपन, हेल मीन्स
हेल मीन्स किसी का अभिवादन करना, ये एक इंटरजेक्शन होता है तब तो अभिवादन करते हैं, तो वैसे हेल का शाब्दिक अर्थ है ओला। आइस की जो बॉल्स होती है, आइस की जो बॉल्स होती है वो जब ऊपर से गिरती है तो उसको हम कहते हैं हेल, ओला। और ये आपके स्वस्थता से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हेलन हार्टी। हाउ आर यू, थैंक यू, आई एम हेलन हार्टी, हेल। और एक होता है HELL, हेल, गो टू हेल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल कहते हैं, हिंदी में हम नर्क कहते हैं। तो ये तो इसमें था ही नहीं, हमारा नर्क वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा था नहीं इसमें, इसलिए नर्क तो हम छोड़ देंगे। ये हेल मींस पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन हो गया, पैलेट्स जमी हुई बारिश का जो मोटा रूप होता है, गोले के रूप में गिरता है। हेल मींस पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन। और ये बना नहीं, इससे नहीं बनेगा, ये इससे बनेगा, ये भी इससे नहीं बनेगा, और ये भी इससे नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला हेल इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर ये वाला हेल इसमें नहीं आ रहा है, ये वाला हेल इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये पार्ट आपका, ये पार्ट आपका, और ये पार्ट आपका, ये तीनों सही है, हम आगे वाले में नहीं चलेंगे। और हेल मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जी नहीं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी की इंग्लिश होती है ये वाली HALE, ये वाला पार्ट इसमें आता, तो ये पार्ट आपका गलत हो गया। अगर ये पार्ट गलत हो गया तब तीनों में से देखेंगे, हेल मीन्स विंड स्टॉर्म नहीं, हेल मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी आ गया, हेल मीन्स टू ग्रीट विथ एंथुसियास्टिक अप्रूवल, हेल टू ग्रीट, ये होता है किसी का अभिवादन करना बहुत गर्मजोशी के साथ। पर उसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसकी स्पेलिंग आपकी होती है HAIL। तो ये इससे मार खा गया, और ये जो है तीनों इससे मार खा गए। आपने सुना होगा, अगर मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं, आपने फिल्म देखी होगी 1986 में आई थी मिस्टर इंडिया, हेल मोगम्बो, हेल मोगम्बो, उसमें कहते हैं मोगम्बो खुश हुआ, हेल मोगम्बो, हेल मोगम्बो। ये जो हेल है वो यही वाला वर्ड था जिसका मतलब मोगम्बो की जय हो, मोगम्बो साहब का इकबाल बुलंद हो। तो ये वो वाला था HAIL, ये वाला था। लेकिन ये वाला इसमें चलेगा नहीं ना, तो इसमें चलेगा नहीं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ये तो हो गया इसका। और जमे हुए बर्फ के गोले, ये हो गया इसका। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। यहां ध्यान रखना, हेल ये भी है, मैंने आपको जो बताया, जिसका यहां तीसरे में दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए ये वाला नहीं होना चाहिए था, उसके लिए ये वाला होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं अपन। कॉन्शियस और कॉन्शियंस, कॉन्शियस, जमीर, जमीर आत्मा जिसको कहते हैं ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अरे तेरा जमीर मर गया, अरे तेरी आत्मा मर गई थी, तूने ऐसा बोला पापा को, तूने ऐसा बोला बड़े भैया को। ये उससे जुड़ा हुआ है, आदमी का अंदर का जो जमीर और आत्मा का भाव होता है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम लेते, और ये होता है किसी चीज के प्रति सचेत, किसी चीज के प्रति सचेत, जागरूक, अवगत, सचेत, जागरूक, अवगत, सावधान, कितने भी सारे मीनिंग ले लो आप। कॉन्शियस, कॉन्शियस दोस्तों एक एडजेक्टिव है और कॉन्शियस एक नाउन है, ये डिफरेंस है दोनों में। कॉन्शियस नाउन है और कॉन्शियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जी नहीं, जमीर और आत्मा के लिए होना चाहिए था, ये इसके लिए आता, जबकि ये इसके लिए बोल रहा है। ये हो गया सावधान, ये देखिए आपको यहां लिखा था जागरूक, सचेत, सावधान, मींस प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो ये नहीं हुआ। इंटेंट एंड कॉन्शियस मींस अनप्रिंसिपल्ड एक्शन, तो ये भी नहीं हुआ। सेंस ऑफ राइट और अवेयर, ये देखिए अवेयर, अवेयर का मतलब जागरूक या अवगत, सही जवाब हो गया आपका डी, सही जवाब हो गया आपका डी फॉर धनबाद। एनडीए का पेपर आप देख रहे हैं कुचामन डिफेंस एकेडमी में, मैं हूं आपकी इंग्लिश की फैकल्टी, and we shall give you the best in terms of expression without any ifs and buts. That's what we stand for, and that's what I can assure you on this recorded program of NDA solution of English language, September 3rd संडे को जो एग्जाम हुआ था उसका। डिसेंट और डिसेंट किसी चीज का,
किसी चीज से डिसेंट का मतलब होता है आपका मतभेद है। क्या है? मतभेद है। और डिसेंट मीन्स किसी ऊंचाई से नीचे की ओर, ये रहा उतरना, उतरना ऊंचाई से नीचे की ओर। ठीक है। अधिकतर एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं, जब भी कोई फ्लाइट होती है वो अपने डेस्टिनेशन पे जाती है तो वो क्या करती है, वो डिसेंड करती है। वो डिसेंड वर्ब है। ठीक है ना, डिसेंट वर्ब है। और ये डिसेंट आपका, ठीक है। तो डिसेंट मींस हैविंग आइडियाज डिफरेंट, मतभेद आ गया फ्रॉम जनरल बिलीफ्स और ऑफिशियल पोजीशन। एंड डिसेंट मींस मूवमेंट टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस। बन गया आपका। आगे जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है, मैं तो देखूंगा ही नहीं, ये नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा। हैविंग आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम जनरल बिलीफ, इसका मतलब है आपका मतभेद है और ये आप उतर ही रहे हो टुवर्ड्स अ लोअर पोजीशन, लोअर प्लेस में उतर रहे हो। तो ये हो गया आपका सही जवाब। ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया आंसर इसका ए। ठीक है। इसकी अपोजिट भी आपको आनी चाहिए, राइट। इसका अपोजिट आना चाहिए असेंट, और ये डिसेंट है, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब किसी चीज को लेकर के सहमति या राजीनामा बनना। ठीक है। ये सिंटेक्स हो गया डिसेंट का, ये अपोजिट, और डिसेंट का असेंट का ना, तो ये हो गया। और एक डिसेंट आपका मतभेद होता है, पार्लियामेंट में होता है डिसेंट। किसी भी बिल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में क्या होता है, जबरदस्त डिसेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 7th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में, सॉरी। डिवाइस एंड डिवाइस, इसका लास्ट स है और इसका लास्ट जय है। ये वो फर्क है दोस्तों जो एडवाइस, एडवाइस और एडवाइस और एडवाइस, जिस जो फर्क इसमें होता है एडवाइस और एडवाइस में, ऐसी और सी में, वही डिवाइस और डिवाइस में है। ठीक है। डिवाइस एक नाउन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइस एक नाउन है। ठीक है। तो ये डिवाइस जो है ये तो वर्ब है, और ये जो है ये नाउन है। ये एक तरह का उपकरण होता है जो किसी एक विशेष कार्य हेतु प्रयोग में लिया जाता है। जैसे मोबाइल इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस। मोबाइल क्या है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, राइट। जिस तरह से आप कह सकते हो सेलफोन क्या है, सेलफोन एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ये नाउन है। अब नाउन देखना है कि डिवाइस मींस टू डिटरमिन, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, यहां पर ये वर्ब की तरह पेश कर रहा है, तो ये काट दीजिए। डिवाइस मींस फाइंडिंग अ न्यू वे, फाइंडिंग है, फिर फाइंडिंग अ वे, इधर फिर ये वर्ब है, ये सी है, ये सी है, सी से वर्ब नहीं बनती, तो ये भी कैंसिल। डिवाइस मींस अ पीस, आया देखिए आर्टिकल आ गया, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट मेंट फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क आ गया, और डिवाइस मींस फाइंडिंग अ न्यू, तो ये वर्ब आ गई, एस के साथ ये वर्ब आ गई, और इसके साथ नाउन के साथ ए आ गया। इसका मतलब सी बन सकता है। आगे चलिए, डिवाइस मींस फाइंडिंग अ वे, नहीं। एंड डिवाइस मींस अ पीस, डिवाइस वर्ब है, वर्ब के साथ में अ पीस आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब इसका मतलब है 8th का सही जवाब है नंबर सी, सी फॉर कैलिफोर्निया। आगे चलेंगे दोस्तों, 9वां है ना, डिस्क्रेट और डिस्क्रीट, डिस्क्रेट और डिस्क्रीट। ठीक है। मींस सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, ये सही है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड डिस्क्रीट मींस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये वाला पार्ट नहीं बना है ना। डिस्क्रीट मींस सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डिस्क्रीट मींस मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत ही है ना गुप्त तरीके से, बहुत ही गुप्त या चतुर रहस्यमय तरीके से, यानी कि रहस्य होना चाहिए जिसमें है ना आपकी क्या है, कोई चीज गोपनीयता से, कोई चीज बहुत ही गोपनीयता से बनाई जाती हो, तो उसके लिए ये आ गया। और डिस्क्रीट ये आ गया, अलग अलग सेपरेट सेपरेट कोई जो होते हैं। इसका मतलब सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है। डिस्क्रीट का मतलब केयरफुल नहीं होता है, डिस्क्रीट मींस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये भी नहीं होता है, और ये तो गलत है ही। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, बी फॉर बॉस्टन। आगे चलेंगे, एमिनेंट और इमिनेंट। इमिनेंट माने अवश्यंभावी, अवश्य होगा, जो होने वाला है, होने वाला।
जिसे टाला नहीं जा सके, जो बहुत जरूरी होता है। और एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, लोकप्रिय, लोकप्रिय। कोई बड़ा व्यक्ति होता है, जो हस्ती होती है, उसका रुतबा जो होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं एमिनेंट। आप कह सकते हैं ख्याति प्राप्त साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित भागीरथ प्रसाद जोशी नहीं रहे। प्रख्यात, तो जैसे प्रख्यात कहते हैं तो इंग्लिश में इसकी क्या बनती? एमिनेंट स्कॉलर एंड फ्रीडम फाइटर। जो पंडित भागीरथ जोशी, जो भी नाम लिया होगा मुझे याद नहीं, वो नहीं रहे। एमिनेंट स्कॉलर, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर, प्रसिद्ध लोग व्यक्ति, प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध जो भी है राजनेता, तो उसके लिए आता है तो एमिनेंट का। तो अब हम इसको समझ गए, तब देखते हैं एमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट एंड फेमस, एमिनेंट मींस समथिंग अनप्लेजेंट, हटा दो। एमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट एंड फेमस, ये रख लो, ये रख लो। एमिनेंट मींस इनहेरेंट, ये हटा दो। अब इस वाले का इमिनेंट मींस समथिंग अबाउट टू हैपन, जो होगा, ये बन गया एक मींस इंपॉर्टेंट एंड फेमस पर्सन, ये नहीं हुआ। आगे चलेंगे, इनहेरिटेंस एक्सिस्टेंस विदिन, ये भी नहीं हुआ। अबाउट टू हैपन, ये है इमिनेंट का, लेकिन इसका ये गलत है, ये नहीं हुआ। सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद। आगे चलेंगे दोस्तों। In this section, each of the following sentences has a blank space and is followed by 4 words. Select the word you consider most appropriate to fill in the blank. Fill in the blank space. आपका फेवरेट क्वेश्चन है सर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थान भरें। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। यहां मैं आपको एक बार शुरू के सबसे पहले क्वेश्चन में लेके चलूंगा दोस्तों। आप देखोगे, direction in the following questions, a pair of similar sounding words is provided. You are required to select the options that most appropriately describe. जरा ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूं, एनडीए का जो पेपर लगा था, एनडीए का जो पेपर लगा था 3 सितंबर को, 3 सितंबर को, उसमें इस डिस्क्राइब के बाद में एस भी था, दैट डिस्क्राइब्स। इसका मतलब यह है कि दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो एक वचन आती है कि बहुवचन, इसका फैसला पीछे के नाउंस तय करेंगे। ये नाउंस आपका प्लूरल है, तो ये वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। प्लूरल का मतलब है इस वर्ब में एस नहीं आना चाहिए, जबकि एनडीए के पेपर में यहां पर एस भी दिया हुआ है। तो ये देखिए एक एरर है, पेपर के अंदर ये एरर है, सबसे पहले पन्ने के सबसे पहले डायरेक्शन में एरर है। ओरिजिनल पेपर मिला लीजिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपन ने यहां पढ़ लिया, ये प्लूरल होगा क्योंकि पीछे हमारा ऑप्शन प्लूरल है। आइए इसमें देखते हैं। एज द साउथ वेस्ट मानसून थ्रू मोस्ट ऑफ जुलाई, फ्लैश फ्लड्स कॉज्ड बाय द वाटर्स ऑफ द नर्मदा हिट जबलपुर टाउन। जबलपुर शहर में नर्मदा के पानी ने बहुत कहर मचाया है और वहां बाढ़ के जबरदस्त हालात है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो पूरी जुलाई मानसून पनपता नहीं है, मानसून व्यस्त नहीं रहता। मानसून सूखा हो सकता है, लेकिन सूखा होने पे बाढ़ कैसे आई? इसका मतलब है इस मानसून ने जबरदस्त लैशिंग की है। लैश का मतलब होता है प्रहार करना, मानसून का प्रहार या चोट हुई है, जिसकी वजह से यह दुर्गति हुई है जबलपुर शहर की। इसका मतलब है, इसका सही जवाब है लैश्ड। प्रकृति की कोई भी चीज अगर जबरदस्त प्रहार करती है तो प्रकृति के प्रहार को हम लैश से बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। 11th क्वेश्चन का सही जवाब है आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th, given the scale of the challenges that us today, our company proposes more viable plans for sustainability. जो चुनौतियां हैं इसके लिए हमारी कंपनी जो है वो आगे कोई और उन्नत किस्म के वायबल प्लान्स जो कंपनी को सूट करते हैं उसका विकास कर रही है। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी चीज मुझे देखने को मिल गई, आप देखिए, चैलेंजेस, एस लगा हुआ है प्लस एस, इसका मतलब ये क्या है? ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहां जो आएगी, जहां जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। इसके हिसाब से ये दो आपसे ऑप्शन नहीं हुए, ये दोनों में एस लगा हुआ है तो ये दोनों क्या हो गए? सिंगुलर हो गए, ये भी सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। अच्छा, चुनौतियां हमें कभी कन्विंस नहीं करती है, चुनौतियां हमेशा हमें कंफ्लिक्ट में डालती है। कंफ्लिक्ट का मतलब उलझन, परेशानी, चुनौती में, चेतावनी में। सही जवाब हो गया इसका
बी फॉर बॉम्बे। चैलेंजेस हमें क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट करती है। इसके दो ऑप्शन तो गायब ही हो गए। दोस्तों अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको एयरमैन बनना है, आपको कमीशन नॉन कमीशन, आपको लेफ्टिनेंट बनना है, ऐसे जॉब में जाना है, तो ऑप्शंस जो आपके चार हैं, चार में से आप एक करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आप इसमें से दो में से एक करें। इसका मतलब है चार में से एक की में आप -2, चार में से एक -2 बराबर 2, 2 को आप कर दीजिए एलिमिनेट। हम जब भी क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाते हैं, यहाँ कुचामन डिफेंस एकेडमी में हम एयरफोर्स, नेवी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के और आर्म फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के जितने भी एसएसआर के, एक्स ग्रुप के, वाई ग्रुप के हमारे यहाँ कैंडिडेट्स होते हैं, हम उनको सिखाते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना। तो जैसे ही 2 एलिमिनेट कर दिया, आपका बचा हुआ 2 में से एक, यानी कि आपके 50-50 हो गए। इसी क्वेश्चन में आप देखिए कौन सा एलिमिनेट किया हमने कैसे एलिमिनेट किया, मैं फिर से सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। चैलेंजेस हमारी प्लूरल है, तो यहां वर्ब आएगी, वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। सपोर्ट में और कन्फ्रंट में एस लगा हुआ है, तो ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए, कन्फ्लिक्ट और कन्विंस। चैलेंजेस हमें कभी कन्विंस नहीं करती है। चैलेंजेस से हमारे लाइफ में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होती है, परेशानी, उलझन, दिक्कत पैदा होती है। तो यहां पर सही जवाब हो गया कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट जैसे हमने डाला, हमारा सही जवाब हो गया बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इट इज अ रियली टफ कोर्स, आई एम जस्ट वरीड दैट आई वोंट बी एबल टू गो टू द डिस्टेंस। ठीक है, वे, फार, रूट, ये तीनों ही एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आपका कोर्स टफ है, आपका कोर्स टफ है, तो आप बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा सकते। डिस्टेंस, ये कितनों का राइट है कितनों का रॉन्ग है मुझे नहीं पता, सही जवाब ये है। यहां एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, अगर आपको लगे कि एनडीए की आंसर की नहीं आ रही है, यूपीएससी आंसर की अपलोड नहीं कर रही है, और आपको लगे कि इसमें कुछ डिस्प्यूट है या इसमें कोई चैलेंजेस, इश्यूज हैं आपके सामने, आप बेझिझक आप इस बारे में बात कर सकते हैं। एंड वी शैल बी द हैप्पीएस्ट वन टू गाइड यू एंड टू मेक योर डाउट्स रिमूव्ड, एट एनी कॉस्ट, by making yourself or ourselves, available at any point of time, on any platform wherein you are giving your comments in the comment section. We will try to give you the best return of entire discussion that you need to have from us. Thank you very much. इसमें distance आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। The dash of the advancement made in agricultural productivity in India has been remarkable. दोस्तों देखिए, remarkable है, remarkable क्या है, अतुलनीय, अतुलनीय, गजब की। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां जो भी वर्ड आएगा ना, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। डिस्टेंस ऑफ द एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की, तरक्की, ठीक है। तो तरक्की की क्या होती है, तरक्की की दूरी नहीं होती है, तरक्की का संदर्भ नहीं होता, तरक्की का मेल नहीं होता, मिलाप नहीं होता। तरक्की की केवल हद होती है, हद। जिस हद तक हमने तरक्की की है कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, जिस हद तक, जिस सीमा तक, तो हद या सीमा को एक्सटेंड कहते हैं, और इसीलिए हमारा जवाब होगा इस क्वेश्चन में ए। नेक्स्ट चलेंगे अपन। दिस ऐसे डैश एंड एग्जामिन्स, डैश एग्जामिन्स various systems for water appropriation and agricultural practices adopted by society in the arid condition। राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में, सूखे इलाकों में, ये जो हमारा सिस्टम है पानी का, बर्बादी को रोकने का और कृषि की उन्नत तकनीक को अपनाने का, यह निबंध जो है क्या करता है, कंफ्यूज करता है। निबंध कभी कंफ्यूज नहीं करते, नहीं किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, नहीं वृद्धि देते हैं। अगर तकनीक है तो तकनीक, हम जो तकनीक होती है ना, जो तकनीक होती है औद्योगिकरण में या उत्पादन में, जो तकनीक होती है वो हमेशा एक्सप्लोर की जाती है। दिस ऐसे, यह ऐसे क्या करता है, एक्सप्लोर करता है और एग्जामिन करता है। सही जवाब है डी फॉर धनबाद। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली। ओके, पकड़ लिया, यहां पर ब्लैंक होना चाहिए। क्यों इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ये एडवर्ब है, मैं टीचर हूं, मुझे पता है अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें गैप नहीं बना है, यहां डॉट्स आने चाहिए थे।
ठीक है ना, इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली, फिर डॉट 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 डॉट, फिर इट्स पॉपुलेशन हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली, जनसंख्या को सफलतापूर्वक, जनसंख्या सफलतापूर्वक नसबंदी नहीं होती, जनसंख्या सफलतापूर्वक तह दर तरदह एक एक तह में लेयर में नहीं आती, एस्टेब्लिश नहीं हो सकती जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है, नियंत्रित हो सकती है। रेगुलाइज या स्टेबिलाइज, सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली स्टेबिलाइज इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग। फिर से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां आएगा इस जगह पे, इसके और इसके बीच में, स्टेबिलाइज, सक्सेसफुली स्टेबिलाइज इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन के तरीके अपना करके भारत ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है, स्टेबिलाइज किया है। आपके वोल्टेज स्टेबिलाईजर आता है ना, एसी का स्टेबिलाईजर आता है, क्या करता है वो नियंत्रित करता है किसको, करंट को। अगर 180 आ रहा है तो उसको 220 बना देता है, 240 आ रहा है तो उसको 210 220 बना देता है और उसको स्टेबिलाईज करता है, उसीलिए उसका नाम है स्टेबिलाईजर, उसका नाम ही स्टेबिलाईजर है, तो वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट में चलेंगे अपन, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है, इज द डैश वेयर इन अ चाइल्ड एंटर्स एडल्टहुड। इसमें जबरदस्त, इस क्वेश्चन में हो सकता है जबरदस्त विवाद हो, अलग अलग कोचिंग की अलग अलग आंसर की आएंगी, अलग अलग कोचिंग के टीचर अलग अलग अपना मत देंगे, अपनी राय देंगे। मैं इत्तेफाक सबसे रखूंगा क्योंकि सभी सरस्वती के बेटे हैं और हम सरस्वती के बेटों के साथ न तो कभी प्रतियोगिता रखते हैं, न वाद विवाद करते हैं, न किसी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। एडोलेसेंस क्या है, एडोलेसेंस किशोरावस्था है। किशोरावस्था उम्र का वो दौर होता है, मैं हिंदी बहुत अच्छी है मेरी, इसलिए इंग्लिश में मैं बता सकता हूं, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। किशोरावस्था उम्र का वो दौर होता है, उस दौर का है किशोरावस्था, किसी शिशु के वयस बनने के दौर का, दौर मींस पीरियड। तो एडोलेसेंस क्या है, एक ऐसी अवधि या एक दौर है, एक ऐसा समय है जब एक बच्चा जो है वयस्क बनने की तैयारी में कदम रखता है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सही जवाब है डी। आप में से किसी को अगर किसी दूसरी कोचिंग से, अपने फ्रेंड से, उनके किसी टीचर से, लेक्चरर से, एग्जामिनर से, इन्विजिलेटर से, कोई भी दूसरा आपका स्क्राइब है, आपका स्कॉलर है, आपके आसपास की कोई फैकल्टी है, लर्नेड, कोई प्रबुद्ध आपके कुछ बताते हैं, तो आप उनसे विवाद जरूर कीजिए कि किशोरावस्था उम्र का वो दौर है जिस दौर में, दौर का मतलब पीरियड। अपने आप हिंदी से इंग्लिश बन गई। द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 200 years वर हियर टू नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक हमारी जो संपदा थी, अंग्रेजों ने 200 साल तक क्या किया, हिंदी में देखिए, मेरी बहुत अच्छी हिंदी है, हिंदी में, अंग्रेज अगर है, भारतीय चुनी हुई सरकार ने, भारत की चुनी हुई जनता की चुनी हुई सरकार ने अगर प्राकृतिक संसाधन लिए हैं जमीन से, तो वो उन्होंने दोहन किया है, राइट, हार्नेसिंग किया है, क्योंकि वो हमारी खुद की थी और हमने निकाला है तो हमने हार्नेस किया है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे पैर समझ होगा, शोषण किया था। एक ही वर्ड है इसमें, ये ऑप्शंस नहीं हो सकते, टाइपिंग मिस्टेक है कोई ना कोई। अगर इसके ऑप्शन हम देखते हैं किसी और क्वेश्चन में तो टाइप नहीं हो गए। चलिए हम आपको बताते हैं, फॉइल, ड्रिल, एम्प्लोर, फीट, नहीं, ये ऑप्शंस नहीं, इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट शोषण करना। स्पॉइल कहां से आया,
पेपर देखना, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शंस बताना फटाफट, शायद ऑप्शंस गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन, तब तक मैं आपको 19वां करवाता हूं। इसमें शायद मोस्ट प्रोबेबली एक ऑप्शन मिसिंग है। एक्सप्लॉइट अगर नहीं होगा तो फिर मैं ऑप्शन लूंगा कुछ और। इंप्लोर का मतलब क्या होता है? इंप्लोर का मतलब तो याचना करना, विनती करना, ये सब उपलब्धि के लिए, ये नष्ट करना। अंग्रेजों ने नष्ट नहीं किया था। 18th क्वेश्चन इंग्लिश में, हाँ लेना पेपर देना। 17 18 स्पॉइल, एक्सप्लोइट, इंप्लोर, ड्रिल। एक्सप्लोइट आ गया ना, देखिए ये नहीं है, गलत है। ये देखिए मैंने आपसे कहा था ये गलत है। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, यूपीएससी ने सेट किया है, एनडीए की तरफ से दिया हुआ है एक्सप्लॉइट, PLOIT, एक्सप्लॉइट करना यानी कि शोषण करना, एक्सप्लॉइट। और सही जवाब हो गया आपका सी, ये ले जाइए, सी हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए ये टाइपिंग एरर है, यहां पे जवाब होना चाहिए था आपका एक्सप्लॉइट, ठीक है। 19 में आइए। कुछ नहीं करना है इसमें, फालतू के फोकट के माथापच्ची करने से आपका सिलेबस का टाइम खराब होगा। देखिए एंडेंजर्ड स्पेसीज यानी कि जो प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे खड़ी है, वो 5 साल या 2 पीढ़ी जो भी है उसके अंदर अंदर 50% संभावना है कि वो क्या हो जाए, विलुप्त हो जाएं। एंडेंजर्ड स्पेसीज वो प्रजातियां जो खतरे के कगार पे है, वो विलुप्त होने के कगार पे होती है, और विलुप्त होने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्शन। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट वेरियस एनर्जी ट्रांस कैन बी फ्रॉम वन इनटू, 2 बार टाइप हो गया है, इनटू के लिए हमें ट्रांसफॉर्म देखना पड़ेगा। ये रहा, देखिए एक प्रीपोजिशन से पता चल गया, एक प्रीपोजिशन से। रिड्यूस के बाद इंटू नहीं आता, इंड्यूस के बाद इंटू नहीं आता, परफॉर्म के बाद इंटू नहीं आता, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट के बाद हमेशा इंटू आता है। यह रहा आपका सही जवाब। ऊर्जा रूपांतरित की जा सकती है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में, लेकिन न तो बनाई जा सकती है न ये नष्ट की जा सकती है। थर्मोडायनामिक्स का लॉ है। सही जवाब है बी, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन into another. Directions. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the options that is opposite in meaning to the underlined word. Underlining हम कर देते हैं। ये क्या होता है, जब आप वर्ड फाइल से पीपीटी बनाते हैं ना, तो पीपीटी बनाते समय ये अंडरलाइनिंग छूट जाती है। हम बना देंगे अंडरलाइनिंग, कोई टेंशन न लें। ये लिए आप मैलेबल, इसको अंडरलाइन किया हमने, और लेना क्या है, दैट इज ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या लेना है हमें, हमें विलोम शब्द लेना है। क्या लेना है, विलोम शब्द लेना है। किसका, मैलेबल, जो नरम है, नाजुक है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लचीला होता है। इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया हार्ड। सही जवाब है ए। ये नहीं होगा, ये नरम, ये नाजुक, कमजोर, कमजोर, ये सख्त, और ये बेहद सख्त, हार्ड है ना। मेटल कभी भी स्ट्रांग नहीं होते, मेटल हार्ड होते हैं। तो मैलेबल लचीला, उल्टा लचीला का उल्टा सख्त। अगला देखें अपन, टू नेग्लेक्ट वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर। टू नेग्लेक्ट, अंडरलाइन पार्ट क्या है इसमें, अंडरलाइन पार्ट है इसमें नेग्लेक्ट। किस चीज को नेग्लेक्ट करना, मतलब उसकी अवहेलना करना, और रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब उसे मानना, उसका सम्मान देना। नेग्लेक्ट का अपोजिट क्या हो गया, रिगार्ड। ओवरलुक माने नजरअंदाज करना, इग्नोर माने भी नजरअंदाज करना, डिसरिगार्ड माने अनादर करना। ये तीनों इसके क्या है, सिनोनिम हो सकते हैं लेकिन एंटोनिम नहीं है। नेग्लेक्ट का रिगार्ड करना। तुम मुझे हमेशा नेग्लेक्ट करते हो, नहीं मैं तो हमेशा तुम्हें रिगार्ड करता हूं। तुम्हारे कॉल्स आते हैं तब भी मैं तुम्हें रिगार्ड करता हूं। मैंने मेल के सारी रिप्लाई की है, मैंने तुम्हें कभी नेग्लेक्ट नहीं किया है, मैंने तुम्हें हमेशा रिगार्ड किया। इस ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेटियस, दिखावा, दिखावा एक शब्द बोलते हैं ना हिंदी में, ज्यादा शोबाजी मत करो। बोलते हैं ना अपन लड़ते हैं भाई बहन दोस्त लोग, ज्यादा शोबाजी नहीं। तो इसका अपने को लेना है क्या, शोबाजी का लेना है दिखावा,
ढकोसला ढोंगीपन का क्या लेना है, अपोजिट लेना है ना, अपोजिट। तो ये तो सिनोनिम है, इसका मतलब भी दिखावा, इसका मतलब भी दिखावा, इसका मतलब स्पष्ट, और इसका मतलब होता है शालीन। शालीन, तो शालीन जो होता है वो दिखावा करने का अपोजिट होता है। इसका अपोजिट हो गया ये मॉडेस्ट, एकदम विनम्र और शालीन, जिसमें कोई दिखावा नहीं हो। नेक्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वाज एक्सक्रूसिएटिंग, बहुत तकलीफ दे, बहुत दर्द देने वाली। पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक जो आया था वो भारत की अधिकांश आबादी के लिए बहुत ही तकलीफ दे था, बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही ज्यादा है ना दर्द भरा था। इसका उल्टा, नाविंग, कुतरना, ग्रुएलिंग, हैरोइंग, ये तो वर्ब भी आपके सीने, ये तो आतंक से, ये तो इससे जुड़ी हुई है, दर्द से। ये भयानक कोई चीज होती है, भयावह किसी चीज में, ये उससे जुड़ी होती है। इसमें दुख, तकलीफ और शोक होता है, शोक दुख तकलीफ से जुड़ी है, नहीं है। माइल्ड, हमेशा देखिए कोई बीमारी है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, अगर वो एक्सक्रूसिएटिंग है तो उसका ये माइल्ड होगा, या बीमारी क्रॉनिक होगी, और या तीसरा बीमारी के लिए एक और वर्ड आता है एक्यूट, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट वो बीमारी है जो लंबे समय चलती है, क्रॉनिक वो है जो छोटी होती है, शॉर्ट समय के लिए होती है। और माइल्ड फीवर बोलते हैं ना, माइल्ड फीवर यानी कि हल्का बुखार। तो भारत की अधिकांश आबादी के लिए नहीं, दुनिया की अधिकांश आबादी के लिए कोविड क्या थी, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, ठीक ठाक थी, तकलीफ देती। तो उसका अपोजिट क्या हो गया, ठीक ठाक, जिसको हम बर्दाश्त कर सकें, माइल्ड। तो ये वाला आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट, अ ट्रिप टू द हिल्स वॉज रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब होता है बहुत मजेदार थी। इसका हमें क्या लेना है, अपोजिट लेना है। ये देखिए, उबाऊ थी, थका देने वाली थी, बोर कर देने वाली थी। कनाइविंग माने तो साठगांठ। रिवाइविफाइंग का मतलब होता है पुनर्जीवित करना किसी को, ये ताजगी भरी, ऊर्जा भरी। ये तीनों नहीं बने, ये तीनों ही नहीं बने। तो सही जवाब क्या बना, वेराइंग। वेराइंग मींस बहुत ज्यादा उबाऊ, थका देने वाली, परेशान कर देने वाली। नेक्स्ट चलेंगे अपन, डायरेक्शंस। ये तो पैसेज पढ़ना मुश्किल होगा। केयरफुली रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट योर आंसर सोनली बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर ओनली। ये हम खुद कुछ नहीं कर सकते, ये आपका पैराग्राफ था। मैं कुल मिला के इतना बता दूं, ये पैराग्राफ जो है, ये ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, और नवीनीकरण ऊर्जा का जो होता है, अक्षय ऊर्जा, इसके बारे में दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो समथिंग कि आपके रिसोर्सेज, यानी कि आपके जो ऊर्जा के साथ साथ इसमें एक और बात है कि हमारी संपदा जो है, हमारी संपदा, कौन सी संपदा, प्राकृतिक संपदा जो होती है हमारी, प्राकृतिक संपदा, उसके ऊपर जुड़ा हुआ ये पैसेज है। ठीक है, इसमें हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देख ले हम इस बार पैसेज को एक बार, कि पीपल बाय एंड लार्ज, यहां से पैसेज आपका शुरू होता है। पीपल बाय एंड लार्ज आर कंसर्न विद एंड परसू सेल्फ इंटरेस्ट। स्वार्थी होता है इंसान मुख्य रूप से, और वो ऊर्जा के नए नए तरीकों को बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनाने के लिए क्या है, वो तैयार नहीं है। और वो तैयार नहीं है कब, अपने संसाधनों की हिफाजत करने में, अगर उसके ऊर्जा का भंडार असीमित है, और सो दैट डिग्रेडेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पोर्शन अफेक्ट्स देम वेरी लिटिल, और इफ दे हैव एन ओपन बिफोर देम पॉसिबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या उस ऊर्जा का विकल्प बहुत है, तब भी वो ऊर्जा की, उस संपदा की, प्राकृतिक संपदा या खनिज संपदा है, और प्राकृतिक संपदा है ना, खनिज वगैरह जो है वो, और ऊर्जा के जो स्रोत है वो, उसके पास अगर उसका विकल्प मौजूद है तब भी वो इज्जत नहीं करेगा उसकी। और इफ देयर कंट्रोल ओवर द रिसोर्स बेस इज थीनेस, सो दैट अदर्स मे एट एनी टाइम डिप्लीट रिसोर्स दे वैल्यू, और या इतना कमजोर और इतना कम है उनके पास उसका अपनी ऊर्जा पर पकड़ के, दूसरे लोग जब उसे खत्म कर दें, चाहे वो कितने ही नियंत्रित तरीके से वो उसका उपयोग करें, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाए। इंडीड एग्जॉस्टिव यूज इज हाईली लाइकली व्हेन दे वन ऑफ दीज थ्री conditions obtains, it's only when people perceive their resources catchments as unlimited, possibilities of substitution of exhausted resources elements as not readily feasible, and their own control over the resource base as secure, will they be motivated। ठीक है, अगर ऊर्जा कम है, संतुलित है,
और उसका कोई विकल्प नहीं है तो लोग दिमाग से उड़ जाए। बट पैसेज, कॉमन पैसेज देखते हैं होता क्या है। Why, according to the writer, can't people be motivated to use resources prudently? They feel that others may overuse the reasons, ये कारण है। It is possible to substitute the resource, ये भी कारण है। Abundance of the resources availability, ये भी कारण है। इसीलिए लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं। बेहिसाब है, विकल्प भी है, और दूसरे ज्यादा ओवर यूज कर लेंगे तो हम ज्यादा कर लें तो ये भी कारण है ना। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? ए बी सी तीनों, 1 2 एंड 3 तीनों सही जवाब इसका डी फॉर दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डू पीपल यूज रिसोर्सेज एग्जॉस्टिवली? लोग बेहिसाब संसाधनों का प्रयोग कब करते हैं? जब एनजीओ देता है उनको। When the resources is about to expand, जब एनजीओ बढ़ने लगता है। When they desire desperately sustainable development, जब उनको विकास चाहिए तो ऊर्जा कम करेंगे। When the resources use has little impact, हाँ, जब उन संसाधनों का जिसका वो उपयोग करता है उसका बहुत सीमित प्रभाव है, मीन्स उसका उस पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, ऐसे में वो क्या करेगा? बेहिसाब यूज करेगा। सही जवाब है इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट, द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों का स्वार्थ प्रभावित करता है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ऊर्जा के नए नए स्रोत है उनको। किस तरह से? पॉजिटिवली ना, एफर्मेटिवली ना, इंडिफरेंटली ना, एराटिकली। बहुत बहुत गलत प्रभाव डालता है। सही जवाब है बी। पीपल रूटेड इन ए लोकेलिटी, देखिए सर इसका जवाब तो अपन देखें बाद में क्या होगा, उसको देखना पड़ेगा, लेकिन किसी भी स्थानीय क्षेत्र, जो स्थानीय लोग होते हैं ना, उनकी जड़ें इतनी गहरी होती है ना कि वो लोग हमेशा, आपको एग्जांपल दूंगा आप समझ जाएंगे। राजस्थान में कौम है बिश्नोई। सर बिश्नोई की जो रूट होती है ना, वो अपनी लोकेलिटी में बहुत जबरदस्त गहरी जड़ें होती हैं, और उनकी गहरी जड़ें होने की वजह से क्या होता है, वो पहला निवाला खुद नहीं खाते हैं, पहला निवाला प्रकृति का होता है बिश्नोइयों में। मैं किसी जाति मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे इस पैसेज की इस लाइन को समझाने के लिए वो चीज लानी पड़ी जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने दे रखा है। आपकी जड़ें जितनी गहरी होंगी ना, आपकी स्थानीयता जो है, स्थानीय आपका जो इलाका है, यानी कि बिश्नोई जो हैं वो करते क्या हैं, उनकी जड़ें गहरी होती तो वो क्या करते हैं? पैदा करते हैं। पैदा तो कर नहीं सकते। नुकसान करते हैं, नुकसान कर ही नहीं सकते क्योंकि जड़ें गहरी है। बिलीव इन कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ, ऊर्जा संरक्षण के काम करते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो बिल्कुल करते हैं। वो पेड़ काटने के नाम पर क्या हुआ था, चिपक गए थे और हजारों बिश्नोइयों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो उन्होंने क्या किया, जान क्यों गंवाई? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वन और संपदा के, इसके लिए जान गंवा दी थी, तो ये बन गया। और ये तो एकदम ही अपोजिट है कि बेहिसाब बेधड़क यूज करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा संरक्षण करते हैं। ये सही जवाब है इसका सी। पीपल रूटेड इन ए लोकेलिटी, वो लोग जो स्थानीय रूप से जिनकी जड़ें होती है। हम एक बार पैसेज में देख लेते हैं इसको क्या देता है। पीपल रूटेड इन ए लोकेलिटी एंड रिटेनिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज बेस आर मोस्ट लाइकली टू फुलफिल all three prerequisites of sustainable resources use and therefore behave in a very conducive way to conservation। देखिए आ गया ना, देखिए आप, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नाउन है, हमको क्या चाहिए था, देखिए कंजर्वेशन, ये नाउन बन गया, बिलीव इन कंजर्वेशन। सही जवाब हो गया हमारा सी। ये मैंने अंदाज ही किया था क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था, इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग विद द वर्ड डिप्लीट? डिप्लीट में से इन चारों का क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब है सिनोनिम। आपको डिप्लीट का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताइए, देखें डिप्लीट का। रिप्लीट तो अपोजिट है। डिस्परेट इंसान के लिए होता है, कंप्लीट संपूर्ण। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है खात्मा, खात्मा। और डिप्लीट का मतलब भी क्या होता है? पूरा का पूरा नाश, समाप्त, समाप्त। तो सही जवाब हो गया, डिप्लीट का सिनोनिम क्या हो गया? ए हो गया, एग्जॉस्ट। 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए दोस्तों, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में। अभी क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच इज नियरेस्ट
इन मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब हो गया सिनोनिम, SYNONYM, सिनोनिम लेना है, इसका मतलब हमें इसका क्या लेना है? समानार्थी, समानार्थी लेना है। आंसर बना आप एनडीए का 3 सितंबर का जो पेपर है उसकी सॉल्यूशन की आपके कुचामन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी की तरफ से आपको दी जा रही है। चेक, मेक एंड स्पीक टू द पीपल, यू नो, अपने फ्रेंड्स को और को सबको बताइए, उनसे डिस्कस कीजिए और देखिए किसका क्या स्कोर आता है। वैसे मैं आपको बता दूं पेपर का जो लेवल है उसके हिसाब से 24-25 क्वेश्चन बहुत होते हैं। कोई बंदा कैप्शियस है, इसका मतलब क्या है? वो मीन मेक, मीन मेक, मीन मेक करने वाला है। मीन मेक करने वाला मतलब हर किसी चीज में कोई ना कोई कसर निकालने वाला। मीन मेक करने वाला है, हर चीज में कोई ना कोई कसर निकालने वाला का मतलब है फॉल्ट फाइंडिंग। सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़। वरिड का मतलब चिंतित, पैशनेट का मतलब किसी चीज के प्रति पागलपन की जुनून की हद तक, जोवियल का मतलब होता उत्साह भरा, एकदम हंसने मुस्कुराने रहने वाला हमेशा, है ना, उत्साही किस्म का बंदा जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और खुशी रहती हो, वो जोवियल किस्म का बंदा होता है, प्रसन्न टाइप का बंदा। एक ही जवाब है इसमें आपका, फॉल्ट फाइंडिंग। आप इसको बोल सकते हो कि मेरे अंकल बहुत ही कैप्शियस हैं क्योंकि उनको हर चीज में फॉल्ट फाइंड करने की आदत होती है। नेक्स्ट क्या है? जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाने का मतलब जांचना, यानी कि वेरीफाई करना हो सकता है। इन्वर्ट का मतलब नहीं होता है, इन्वर्ट का मतलब तो पलटना होता है, बढ़ाना, चूकना और वेरीफाई करना। सही जवाब है 30 सेकंड का, 32वें का सही जवाब है ए, अहमदाबाद। द कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम एट द कमीशरी, ये अंडरलाइंड वर्ड है शायद, कमीशरी। ऑफकोर्स आर्मी है, कर्नल है, सेना है, तो अंडरलाइंड पार्ट यही होगा, कमीशरी। कमीशरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पर नाश्ता मिलता हो, नाश्ता, जहां कॉफी मिलती हो, है ना, जहां पर कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हो, नाश्ता कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हो। एक तरह से कैंटीन होती है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पब्लिक के लिए होता है, आर्मी की क्या होती है? कैंटीन। ये रही कैंटीन, सही जवाब है। कमीशन, कमीशनरी का मतलब होता है कैंटीन। सही जवाब है डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट एंड देन क्योर्ड। डिसमेंबर्ड, काटना, काट कर अलग करना, काट कर अलग करना। डिसमेंबर आदमी के बॉडी के लिम्स होते हैं ना, जो हाथ पैर, दो ही मुख्य रूप से बता रहा हूं, हाथ और पैर। हाथ में भी अंगूठा हो सकती है, हो सकता है कलाई हो सकती है, पूरी की पूरी कोहनी, पूरा का पूरा बाजू, पैर में घुटना हो सकता है पूरा का पूरा, पूरी की पूरी एड़ी हो सकती है। हाथ पैर के किसी भी अंगों को काटकर अलग करने को कहते हैं डिसमेंबर करना। इसका मतलब है सिलाई करना, प्लास्टर करना, स्प्लिंटर करना। ये दोनों काम ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, ये सर्जन करता है। लेकिन अगर फिंगर स्टिच करेगा तो इलाज बाद में क्यों करेगा? इसका मतलब पहले उंगली काटी और काट के उसके बाद में उसका इलाज किया जहर का। सही जवाब है डिसमेंबर्ड का मतलब होता है डाइसेक्टेड, काट कर अलग कर दिया। मिस्टर कुमार वर्क्स एज ए बर्सर, ये अंडरलाइन पार्ट है, बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी, इन द स्पोर्ट्स एकेडमी, ये वाला अंडरलाइन बर्सर। दोस्तों जो रुपए पैसे का, जो रुपए पैसे का हिसाब किताब रखता है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं बर्सर। आप बोलेंगे अकाउंटेंट क्यों नहीं? अकाउंटेंट कमर्शियल होता है, अकाउंटेंट कमर्शियल होता है, वाणिज्यिक। ये प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स, ये प्रॉफिट मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लाभ कमाने वाली संस्थाओं में, उसमें होते हैं अकाउंटेंट। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, नॉन प्रॉफिट वाले इंस्टीट्यूशन, उसके हिसाब किताब करने वाले को बर्सर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अकाउंटेंट होता है जिसका अर्थ, हिज इंटेंशंस आर इंसीडियस, इंसीडियस, हेराफेरी करने वाले, हेराफेरी करने वाले, धोखा देने वाले, छलिया, कपटी, फरेबी जो होते हैं, डिसीटफुल, ये रहा, ये रहा डिसीटफुल। इंसीडियस कोई चीज होता है वो बहुत डिसीट, तिकड़मबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, फरेबी, चालाकी से जुड़े हुए। उसके इरादे धार्मिक है? नहीं। उसके इरादे लापरवाह हैं? नहीं। सीधे साधे मासूम है? मासूम है तो फिर इंसीडियस का बनेगा नहीं नेम, तो बचेगा इंसीडियस। इज इक्वल टू सिनोनिम क्या बना? कपटी और फरेब से भरा,
डिसीटफुल सही जवाब है। 36 का सही आंसर हो गया आपका सी फॉर कोलंबस। नेक्स्ट चलेंगे अपन, रेस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बींग्स इज इंट्रिंसिक, अंतर्निहित, अंतर्निहित जो अंदर छुपी होती है, अंतर्निहित जो अंदर छुपी होती है। इनकंसिस्टेंट, पेरिफेरल, एग्जिस्टेंशियल, इनहेरेंट। हीट होती है, आदमी की बॉडी में हीट होती है, इनहेरेंट होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, रुपए की वैल्यू इंट्रिंसिक होती है, इनहेरेंट होती है। 100 का नोट कागज की तरह दिखता है, पर उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, वो इनहेरेंट है, इंट्रिंसिक है। ये लीजिए अंतर्निहित, यानी कि अंदर ही अंदर छुपी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही कंप्लीटेड द ऑनरस, ये ऑनरस टास्क, ऑनरस जो बहुत ज्यादा थका देने वाली, थका देने वाली, बहुत ज्यादा मेहनत वाली है ना टास्क होती है। स्मूथ, कॉम्प्लेक्स, रिस्की, वेयरिंग, थकाऊ, इसका हिंदी में मतलब थकाऊ। और ऑनरस मैंने भी पूरा पसीना निचोड़ लेने वाली, एकदम थका देने वाली ऑनरस। और ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम। सही जवाब क्या गया 38 का, डी। 39 में अल्फ्रेड वाज ए पोटेंटे, पोटेंटे, पोटेंटे क्या होता है, राजा होता है। किंग है, किंग नहीं है। ये रहा मोनार्क, मोनार्क माने राजा यानी कि किंग, किंग, और पोटेंटे यानी कि किंग। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया पोटेंटे। राजा के बहुत से मतलब होते हैं सर, जर्मन में इसे रेक्स कहते हैं, जर्मन में राजा को रेक्स कहते हैं, है ना। काइजर भी कहते हैं अलग भाषा में, जर्मनी में काइजर कहते हैं, जापानीज में रेक्स कहते हैं, मोनार्क कहते हैं अपन इसको राजा को। फिर रशियन में राजा को क्या कहते हैं, जार। अरबी में राजा को क्या कहते हैं, सुल्तान, है ना। इंग्लिश में राजा को क्या कहते हैं, रूलर, रूलर का मतलब किंग, किंग का मतलब एम्पेरर, एम्पेरर, एम्पेरर। ऐसे ही पोटेंटे, पोटेंटेड, पोटेंटेड से बना मोनार्क, मोनार्क भी क्या होता है, एक तरह का, मोनार्क भी एक तरह का राजा होता है। पोटेंटेड राजा को ही कहते हैं, लेकिन अब ये वर्ड चलन में नहीं है। आई अबेंडन द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस, इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, इंडोलेंस का मतलब होता है थकान, या तो थकान या आलस। और आलस से भरी थकान हो जाती है तब भी इंडोलेंस होता है। आलस, जब आदमी ऊब जाता है, किसी चीज से ऊब जाता है तो उसमें आलस आ जाता है, जो थकान और प्लस इसका मिक्स रूप होती है। मैंने लेजीनेस, मैंने लेजीनेस की वजह से, अगलीनेस, हेल्पलेसनेस, डिफिकल्टी छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था आलस और थकान, लेजीनेस, लेजीनेस, इंडोलेंस। इंडोलेंस की वजह से आदमी में लेजीनेस आती है, इंडोलेंस लेजीनेस का एक फॉर्म है। तो 40 का सही जवाब हो गया आपका आंसर बी। अगला देखेंगे आप, डायरेक्शंस, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद 3। इस पार्ट को हम कहते हैं एरर फाइंडिंग। इस पार्ट का नाम क्या है, इस क्वेश्चन का नाम है एरर फाइंडिंग। गलतियां ढूंढना है, ए बी सी में गलती है, बताइए किस में है। अगर नहीं है सब कुछ तो सही आंसर क्या आपका डी है। ब्रेड बटर एंड जैम, ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर, दैट आर आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो पीछे एक वर्ब जानी चाहिए। ब्रेड बटर एंड में ये आ गया जैम, तो ये इसके साथ मिक्स हो गया, तो इसमें तो आ नहीं सकती वर्ब। एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट, आर कॉमन ब्रेकफास्ट, आर कॉमन ब्रेकफास्ट, आर नहीं है सर। रिलेटिव प्रोनाउन की तो वर्ब है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट जो है उसकी वर्ब नहीं है, आर आना चाहिए था। सही जवाब है बी पार्ट में एरर है, वर्ब मिसिंग है। $10,000 इज द, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। $10,000 इज द प्राइज मनी, मनी है, कलेक्टिव है। प्राइज मनी क्या होती है, कलेक्टिव होती है, कलेक्टिव होती है तो $10,000, $10,000 ये एक रकम है, एक रकम है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। जब कोई अमाउंट कलेक्टिव होता है, यूनिट में होता है, तो उसकी वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है, और उसके साथ एस जो है वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट, बाय द गेम शो, नहीं ये तो पार्ट है ही नहीं, डी में तो नो। $10,000 इस सिंगुलर प्राइज मनी है, डॉलर्स नहीं आएगा यहां पे। आपका आंसर इसमें मैं आपको बता दूं, एनडीए की तरफ से जब यूपीएससी आंसर अपलोड करेगी तो ए अपलोड करेगी, इसका 100% आंसर अपलोड करेगी। वो इसलिए करेगी क्योंकि वर्ब भी यही है और सब्जेक्ट भी यही है,
और आर्टिकल भी यही, और सॉरी न्यूमेरिकल भी यही है, और सिंगुलर कंसेप्ट भी यही है। ठीक है। वैसे अगर आप इस डॉलर्स को, अगर आप देखिए, अगर आप $10,000 को कलेक्टिव लेंगे ना, तब भी आपकी वर्ब तो इजी रहेगी। तो वर्ब तब भी आपकी इजी रहेगी, तब ये आपकी आर में नहीं आएगी, और आर में नहीं आएगी तो ऑब्वियसली आंसर किसके पार्ट में जाएगा फिर? ए पार्ट में जाएगा। लेकिन इसका आंसर, अगर आप इसको कलेक्टिव नहीं मानते तो इसका आंसर डी भी हो सकता है, जिसका अर्थ है नो एरर। पॉसिबिलिटी है कि इसके नो एरर, क्योंकि अगर आप इसको कलेक्टिव नहीं मानते हैं, तब भी ये तो अगर आपकी इजी होगी, और अगर ये इजी होगी तो आपका आंसर बनेगा राइट। लेकिन सिंगल प्राइज मनी है, सिंगल प्राइज मनी की वजह से हम जो है वो डॉलर्स का एस नहीं रखते, और हम $10,000 कलेक्टिव अमाउंट रखते हैं, और इसीलिए आंसर इसका ए पार्ट में रखते हैं। 365, ये देखिए 365, इसमें कोई प्लूरल नहीं है। 365 कहीं कोई प्लूरल नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कहीं कोई प्लूरल नहीं है। 5 क्रिएट, ये एक संख्या है। 365 दिन का एक साल होता है। एक साल बनने के लिए 365 दिन चाहिए होते हैं। 365 दिन, इसका मतलब है ये वर्ब सिंगुलर होगी। बी पार्ट में इसके एरर है। ठीक है, बी पार्ट में एरर है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग नहीं होती है, भेड़ के शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग। शेयरिंग नहीं होती, वो शेयर होती है, कतरना, है ना। उसमें लंबे लंबे इलेक्ट्रॉनिक आपके रेजर होते हैं जो उसकी बॉडी से शेयर कर देते हैं, यानी कि कुतर देते हैं पूरे बालों को। इज कॉल्ड शेयरिंग। सी पार्ट में एरर है 44 में सी पार्ट में एरर है। 45 में मैनी पीपल केम फ्रॉम फॉरेन में प्लेस टू प्रेड, ये रहा गलत, टू प्रेड। दोस्तों ये वर्ब का क्वेश्चन है। टू के बाद में वर्ब हमेशा इंफिनिटिव होती है फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म में लेती है तो टू वर्ब में टू प्रेड, ये प्रेड नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ प्रे आना चाहिए था यहां पे, जो कि नहीं है। बी पार्ट में एरर है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलेंगे अपन 46 में। आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल issues in India, I decided to meet its author. I decided to meet it after reading dash forward of the book on environmental issues in India. I decided to meet its author. No error. Preposition plus gerund ऑफ है, ऑफ से पहले नाउन है, नाउन से पहले द नहीं है। जैसे हम लिखें किंग ऑफ अयोध्या, किंग ऑफ अयोध्या, है ना। जैसे हम लिखें मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो ऑफ की वजह से ये नाउन जो है ये पर्टिकुलर होंगे, तो यहां आ जाएगा द किंग ऑफ अयोध्या, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यहां आ जाएगा द फॉरवर्ड ऑफ द बुक, द फॉरवर्ड ऑफ द बुक। ए पार्ट में आर्टिकल नहीं है, ए पार्ट में आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल आना चाहिए द फॉरवर्ड ऑफ द बुक। ए पार्ट में एरर है आपके, इसके आर्टिकल आना चाहिए था। वैसे आप यूपीएससी का जो आंसर किया उसमें, इसमें डी मैं फिर से बताता हूं नो है, वो इस आर्टिकल को ड्रॉप करना चाहेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऑफ जो है वो अपने नाउन को क्या करता है, पर्टिकुलर बना देता है, और पर्टिकुलर बनाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग ड्रॉपिंग, आर्टिकल को ड्रॉप करना बहुत मामूली समझते हैं, ऐसा नहीं होता बॉस। आर्टिकल ड्रॉप नहीं हो सकते अगर रूल है तो। द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर्स एंड टीचर्स फेलिसिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, फेलिसिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस टू द स्टूडेंट यूनियन, नहीं, टू द स्टूडेंट्स यूनियन नहीं होता, इन द ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, इलेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल, सही पार्ट है सी पार्ट में। प्रीपोजिशन टू गलत है, टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, प्रीपोजिशन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल फेलिसिटेड द स्टूडेंट्स इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अलग अलग वर्ड है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में। सेरेमनी के लिए दोस्तों इन नहीं आता है, सेरेमनी के लिए एट आता है, एट द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। ठीक है,
सेरेमनी कोई होती है ना, उसके लिए अगर कोई इंडोर सेरेमनी है ना, इंडोर कैंपस के अंदर, तो उसके लिए एट का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अगर ये ओपन होती है तो इन आ सकता है ना। जैसे आईपीएल वगैरह की कोई इनॉग्रल सेरेमनी होती है, आईपीएल की कोई इनॉग्रल सेरेमनी, उसमें तो इन आ सकता है, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो आउटडोर है, तो वहां इन ले सकते हैं। स्कूल कॉलेज की इंडोर सेरेमनी जो ऑडिटोरियम में होती है, उस सेरेमनी के लिए हमेशा एट ही आता है। सही जवाब है। इसके बी पार्ट में क्या है, एरर है। बी पार्ट में प्रीपोजिशन की एरर है। इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन, इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल decision. It will be the, if you are to come down, if you are to come to Chennai to settle down, if you were to, ये past है, और it will be the best possible decision, ये क्या है, present है, ये were है past में, ये मॉडल पास्ट होगा, it would be, सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, it would be the बेस्ट, विल बी द बेस्ट की जगह वुड बी द बेस्ट कर दीजिए। दोस्तों यहां फिर एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहेंगे नहीं इसी को आर कर दीजिए, इफ यू आर टू, और ए पार्ट में एरर कर दीजिए। मैं ऐसे लोगों से सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि ये ग्रामर की तकनीक नहीं है। आप रिजल्ट क्लॉज में जो है, रिजल्ट क्लॉज के हिसाब से आप कंडीशनल क्लॉज का वर्ब चेंज नहीं कर सकते, कंडीशनल क्लॉज के हिसाब से रिजल्ट क्लॉज की वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो रूल यही है। यहां तो आपको पता क्या, आप यहां गए तब ना आपको पता चला कि ये गलत है, तो फिर आप वापस आए, इससे अच्छा आप इसी पार्ट में रखें एरर, तो इट वुड बी, तो ये पार्ट एरर में होगा, तो सही जवाब होगा आपका सी पार्ट में एरर है। लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का दोस्तों, दे हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर्ड, आगे जाने की जरूरत नहीं है, दे प्रॉमिस्ड टू डिलीवर्ड, ई और डी हटा दीजिए, क्योंकि 2 के बाद V1 आता है, इसमें कौन सी दी हुई है, V2 दी हुई है, फर्स्ट पार्टी गलत है और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो गया, 50 का आंसर हो गया ए। तो ये था हमारी तरफ से, कुचामन डिफेंस एकेडमी की तरफ से एनडीए का 3 सितंबर 2023 का जो संडे का पेपर था, उसका सॉल्यूशन राउंड। कहीं कोई दिक्कत और हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सेक्शन में जो भी हम कमेंट सेक्शन में हमें मिलेगा, हम आपके लिए उसके लिए बेस्ट पॉसिबल एक सेशन रख देंगे, और वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट। याद रखें, यहां सब सॉल्यूशंस आपको करवाए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे। लॉजिक जो होगा उसके हिसाब से आंसर डिसाइड होगा, हमारे आपके अपने जिद के हिसाब से नहीं। जो टेक्सचुअल, लेक्सिकल और जो प्रिंसिपल होता है ग्रामर का, उसके हिसाब से हम आंसर देते हैं और उसी के हिसाब से हम सॉल्यूशंस भी देते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन। इट वाज माय बेस्ट टू गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ द drafted question which were subscribed by UPSC in ND exams on 3rd of September. This is Sunil Rolania sir saying you goodbye for the day. Thank you very much. Stay blessed, stay happy. See you in the next session. Bye bye.